Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies today and this is chapter second of the geography, abiotic resources, land, soil and water। तो बेसिकली हमें लैंड, सॉइल और वाटर के बारे में पढ़ता है और ये रिसोर्सेस हमारे लिए कैसे बनते हैं, किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इस सब को हमें पढ़ना है। तो लैंड, सॉइल और वाटर को तो हम जानते ही हैं। अब लैंड रिसोर्सेज क्या हैं? लैंड रिसोर्सेज मतलब ज़मीन से मिलने वाला रिसोर्सेज। तो वैसे हमको पता है कि इंडिया क्या है, एक फार्मिंग बेस्ड कंट्री है जहाँ पे 60-65% लोग अभी भी फार्मिंग करते हैं। तो पूरी प्रोडक्टिविटी इंडिया की ज़मीन पर डिपेंड होती है। अगर ज़मीन फर्टाइल नहीं होगी तो फार्मिंग नहीं होगी। जैसे अभी हम आपको जब हिमालय पढ़ाएंगे तो हिमालय के नीचे का जो प्लेन है वो नॉर्थन प्लेन्स है, मतलब अच्छी मिट्टी है, सेडिमेंट से बनी हुई मिट्टी है जिसमें हम रहते हैं। तो यहाँ पे फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। जबकि हम नीचे चले जाएं अगर मध्य प्रदेश को आधा करने के बाद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, तो वहाँ की फर्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी फर्टिलिटी हमारी है। तो हम ये जो ऊपर का पोर्शन है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, यहाँ तक के एरिया में बहुत अच्छी फर्टिलिटी है। नॉर्थन प्लेन बहुत अच्छे हैं। तो लैंड क्या है, एक रिसोर्स का काम करती है। हम इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और क्लियर करेंगे आज ये पूरा चैप्टर। द लैंड The land resources of the earth contain lofty mountains, flat plains, high plateau, island। ये सारा हम आपको सारा का सारा बताएंगे। As natural resources, they provide all the essential product of satisfy human needs. The land covers about 30% total area of the earth's surface. About 90% of the world total population occupies only 30% land area. All parts of the land resources are not equally habited. Some parts of it either sparsely populated or uninhabited. Thus, the land is unevenly habited. This uneven distribution of the population is controlled by the variation of factors. These are the quality of the land, availability of water, fertility of soil, climate, and the aquatic presence of these resources attract a huge number of people. People use the land resources to meet their requirement. Less habited areas, high habited areas. ये देखो समझते हैं लैंड रिसोर्स क्या है। पहले तो आपने लैंड रिसोर्स समझ लिया, ठीक है। अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में 30% क्या है, अर्थ सरफेस पे लैंड है। तो 70% वाटर है, ये आपको पता ही है। लेकिन जो 90% पॉपुलेशन है वो कितने, 30% लैंड एरिया में रह रही है। बात समझ में आई? 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वो 30% लैंड एरिया में रह रही है। तो लैंड एरिया का 70% अभी भी खाली है। नहीं आया समझ में? दोबारा समझते हैं। पूरे ग्लोब में 70% वाटर, 30% लैंड। तो अब जो लैंड है वो ग्लोब का 30% है, लैंड खुद का तो 100% होगा। अब क्लियर हो गया? तो जो पूरी ज़मीन है उस ज़मीन के पूरे हिस्से में पॉपुलेशन नहीं रहती, उस ज़मीन के 30% एरिया में पॉपुलेशन रहती है। उसका भी 70% एरिया ऐसा है जहाँ लोग नहीं रह सकते। कैसे नहीं रह सकते? जैसे पोलर रीजन है, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, 6-6 महीने का दिन, 6-6 महीने का रात, नहीं रह सकते। कहीं पे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स पे तो नहीं रह सकते। डेजर्ट है तो वहाँ रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, तो हम वहाँ नहीं रह सकते। रिवर्स हैं, वहाँ नहीं रह सकते। कहीं पे लेक्स है, वहाँ नहीं रह सकते। कहीं पे सॉइल की फर्टिलिटी ही नहीं है, क्लाइमेट ख़राब है, तो हम वहाँ नहीं रह सकते। इसलिए ऊपर टोटल जो लैंड है उसका 30% एरिया में ही टोटल पॉपुलेशन रहती है। अब ये जो लिखा हुआ है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो ऐसा है, जैसे एक फादर के 5 बेटे हैं तो फादर क्या करेगा, अपने पांचों बेटों को बराबर प्रॉपर्टी बांटेगा। तो ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पापा एक बेटे को ज़्यादा प्रॉपर्टी दें, एक को कम दें, एक को बिल्कुल ना दें, एक को थोड़ी सी दें। तो ये हो गया अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन ऐसे ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझे ना। जैसे रशिया सबसे बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन यूपी से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ इतनी है जितने इंडिया में टोटल बर्थ होती है एक साल में, ठीक है ना। यूरोप, इंग्लैंड की बात करें तो यूपी के बराबर एरिया है लेकिन पॉपुलेशन यूपी से बहुत ज़्यादा कम है। तो ये सब बात समझ में आई बहुत अच्छे से कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइवन है। अगर हम इंडिया की ही बात कर लें तो राजस्थान का एरिया हमसे ज़्यादा है लेकिन राजस्थान में हमसे कम लोग रहते हैं, 5 या 6 करोड़ लोग रहते हैं। यूपी का एरिया राजस्थान से कम है लेकिन यहाँ टोटल 22 करोड़ लोग रहते हैं। दिल्ली बहुत छोटी सी यूनियन टेरिटरी है जब हम मैप में देखते हैं, लेकिन वहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर पे 11 या 12 हज़ार इंसान रहता है। वेस्ट बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें,
झारखंड की बात करें और अगर हम बात करें नीचे जाके केरला की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये क्यों है? क्योंकि देखो, जहाँ क्लाइमेटिकल कंडीशन इंसान को अच्छी मिलेंगी, इंसान वहीं रहना पसंद करेगा। आपको अगर सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो आप हिमालय पे नहीं रह सकते। आप ऐसे क्लाइमेट पर रहेंगे जहाँ अच्छा मौसम हो, जहाँ चीज़ें अच्छी हों, जहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो। तो ये होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब लैंड का यूज़ हम क्या करते हैं? तो मोस्टली लैंड में हम यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए। ठीक है ना। जैसे ये सारे कॉन्टिनेंट बने हुए हैं। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे, तो राइट में सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना। फिर यूरोप है। यूरोप के बाद साउथ अफ्रीका है। ठीक है। साउथ अफ्रीका के बगल में साउथ अमेरिका है और ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। ये हमारा एशिया है। इंडिया के ऊपर वाला पूरा एशिया है। और इंडिया के अगर हम लेफ्ट में खिसकते खिसकते चले जाए, तो जो पीला पीला कॉर्नर जहाँ पे लास्ट दिख रहा है, वो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो ये कॉन्टिनेंट्स बेसिकली आपको पता ही है। अब अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह हैं। सारे कॉन्टिनेंट्स को अगर आप देखेंगे, तो सारे कॉन्टिनेंट्स के आप देखिए, जब आप देख रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट साइड पे देखिए। तो सारे कॉन्टिनेंट के लेफ्ट साइड पे डेजर्ट है। तो ये से एरिया पे तो कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि डेजर्ट है। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। ठीक है। अब यहाँ पे मिनरल्स वगैरह नहीं होंगे, पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वाटर रेनफॉल नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो लोग नहीं रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाएगा। तो वही लैंड जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो उनकी नीड को पूरी कर रही है, लोग वहीं रहेंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, रेंट, टेन्योर, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अदर सच एज ह्यूमन इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो प्लेज एन important role in the changing pattern of the land use of a country. For instance, the high cost of mining may leave mineral and low grades ores utilized. Land use pattern of select countries of the world in a given on the टेबल। ये देखो, लैंड यूज पैटर्न दिया गया है ये, कि कौन सी कंट्री किस तरह से यूज़ करती है ज़मीन को। द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लैंड यूज पैटर्न फ्रॉम द सेलेक्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया 56% एंड द हाइएस्ट परसेंट ऑफ एरिया अंडर पेस्चर, एंड इंडिया इज द अंडर क्रॉप लैंड्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है? क्रॉप लैंड्स है। जापान एज अ स्मॉल कंट्री हैज़ 3 times मोर लैंड अंडर फॉरेस्ट। जापान का जितना एरिया है, उससे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट में वहाँ का है। इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। यूएसए इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन exporter, has only 21% of land in his under crops as the compared to Indian 57 of croplands. इंडिया में 57% क्रॉप लैंड है और यूएसए में 21% क्रॉप है। मतलब खेती 21% एरिया पे होती है, इंडिया में 57% पे होती है। फिर भी यूएसए क्या है? एक्सपोर्टर है। मतलब पूरी दुनिया को गेहूं देता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़, वहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन कम होगी तो खाया कम जाएगा, तो चीज़ें बचेंगी। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इंडिया की खुद की नीड पूरी नहीं हो पाती, तो उस वजह से क्या है? यूएसए एक्सपोर्टर है, हर जगह पे गेहूं को निर्यात करता है। ठीक है। अमंग दिस कंट्री इंडिया हैज़ द कंसिडरेबल हाई परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर क्रॉपलैंड्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रॉपलैंड एरिया है। फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज़ को इफेक्ट क्या क्या करता है? द अमाउंट ऑफ लैंड पुट इनटू द पार्टिकुलर यूज ऑफ वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया द लैंड अंडर एग्रीकल्चर इज मच मोर देन द कनाडा ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ज़मीन जो हमारी एग्रीकल्चर है, वो ज़्यादा है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। इवन विद इन द सेम रीजन द लैंड यूज वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। आगे देखेंगे फिजिकल फैक्टर क्या है। ये थोड़ा गंदा है, आप अपनी बुक में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिजिकल फैक्टर क्या है? अगर हम इंडियन मैप को देखें तो ऊपर हिमालय है, फिर नॉर्थन प्लेन्स है, नीचे प्लेट्यू है। ठीक है। वेस्ट में देखेंगे तो डेजर्ट है, इसको हम समझ लेंगे। और ईस्ट में देखेंगे तो क्या है? माउंटेन्स रेंज है। ठीक ठाक माउंटेन रेंज है, हिमालय इतनी ऊंची नहीं है लेकिन है। गारो खासी जयंतिया है मेघालय में। ठीक है। मणिपुर में भी है, नागा हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं, मिजोरम की हिल्स हैं। ठीक है। त्रिपुरा में भी हिल्स हैं। तो वहाँ पे हिल्स है, तो वहाँ पे सीधी सी बात है, उस तरह की खेती नहीं होगी जिस तरह की हमारी यूपी में हो जाती है। प्लेट्यू ज़मीन से उठा हुआ एरिया होता है, वहाँ पे फर्टिलिटी कम होती है, क्योंकि जितना ज़मीन से सी लेवल से ऊपर आ जाएंगे आप, उतना वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो प्लेट्यू वो रीज़न होता है। ये सब हम किसी दिन बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। प्लेट्यू क्या होता है, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, दंडकारना प्लेट्यू क्या है, यूपी हमारा नॉर्थन प्लेन में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से जितना आप नीचे चले जाएंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जितना नीचे चले जाते जाएंगे, ये पूरा प्लेट्यू लैंड है, टेबल लैंड है ये पूरा। ठीक है। ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल फैक्टर,
There are also important in determining the type of land use. For example, in the densely population area, farmlands or forests may be cleared for constructing buildings, roads, and railway to meet the demands of the people. Similarly, minerals found in a region may not be quality high enough to make mining portable. Sometimes development of infrastructure like transport and communication also give a new dimension to the land use of region. For example, the development of roads and the railways in a प्रेरीज ऑफ द यूएसए, प्रेरीज यूएसए के घास के मैदान है, याद रखना है. कनाडा फैसिलिटेटेड द एग्जीक्यूशन कल्टीवेशन ऑफ द व्हीट एंड द कॉर्न इन द दीज ग्रासलैंड. देखो एक चीज़ समझो बहुत अच्छे से. कोई ज़मीन है वहाँ पे अगर हम फर्टाइल है वो, तो वहाँ से हम खेती कर रहे हैं. लेकिन नॉन फर्टाइल है तो हम उसका कम यूज़ कर पा रहे हैं. लेकिन अगर वहाँ से हाईवेज या ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है या रेलवे निकल आती है तो उसका यूज़ बढ़ जाता है. वहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं. तो उस तरह से हम लैंड का यूज़ कर सकते हैं. लैंड यूज़ इन इंडिया, लैंड का यूज़ कैसे होता है इंडिया में वो सब हम देखेंगे. इंडिया इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्री. द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर लिमिटेड टू सर्टेन रीजन ओनली. मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ कम है, ठीक है. हम बहुत कम मैन्युफैक्चर करते हैं, इसीलिए हमारी जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि हम वो क्वालिटी और उतना सस्ता नहीं दे पाते वर्ल्ड को जितना सस्ता दूसरे कंट्रीज बना के दे देते हैं. तो इसी वजह से हमारी जीडीपी का ग्रोथ बेकार हो जाता है. If we analyze the land use pattern, we can see that India has a high percentage of area under cultivation. This is necessary to feed the billions plus population of our country. However, since most of the cultivable, cultivable land is already under crops, there are little scope for increasing its percentage. So, the essential to manage our crops land साइंटिफिकली, इंडियाज फॉरेस्ट कवर इज क्वाइट लो. फॉरेस्ट हमारे यहाँ कम हो गया. किसी भी कंट्री में 1/4 फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है. 1/3 फॉरेस्ट होना चाहिए और शायद हमारा 1/4 फॉरेस्ट है. तो फॉरेस्ट एरिया हमारा कम है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो लोगों को रहने को जगह चाहिए, तो लोग जंगल काट रहे हैं. जब जंगल कटेंगे तो वाइल्ड लाइफ, अभी हम एक चैप्टर आपको और पढ़ाएंगे, वाइल्ड लाइफ कम हो जाएगी. जंगल कम हो जाएंगे तो जंगल में रहने वाले जानवर कम हो जाएंगे, बायोटिक रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, वेरिएशन जो एनिमल्स का है, अलग अलग नस्ल के एनिमल्स मिलते हैं वो कम हो जाएंगे. लैंड degradation. Land degradation happens when the land is no longer suitable for agriculture. Some important reason for the increasing population, increasing pressure on land are deforestation, soil erosion, overgrazing by animal, excessive single cropping, and expansion of the cities and the sanitization. Together, all these are the responsible for the removal of nutrition from the land and the add to the natural disaster such as flood and landslide. The impact of the land degradation is huge. Land productivity goes down, leading the uncertainty about food. It is going to lead to migration and general destruction of ecosystem. Ecosystem क्या है? नेचुरल वेजिटेशन का जो बैलेंस सिस्टम है उसको इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है. जैसे समझ लीजिए, ट्रीज, सॉइल, सॉइल पे डिपेंड करता है ट्री, ट्री पे डिपेंड करते हैं एनिमल, एनिमल पे डिपेंड करते हैं हम, ट्री पे डिपेंड करते हैं हम, क्योंकि ट्री है, फार्मिंग है. तो ये पूरा सिस्टम एक जो है, जो बैलेंस बना हुआ है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है. और सीधी सी बात है, मान लीजिए आपका खेत है, अब उस खेत में आप पन्नी 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 बहुत सारी पन्नी डाल दें तो फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी, तो वो प्रोडक्टिविटी कम होगा. या फिर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो फर्टिलाइज़र के यूज़ से वो प्रोडक्टिविटी तो दे देगा, लेकिन फर्टिलाइज़र के यूज़ से क्या हो जाता है, आपने साइंस में चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, फर्टिलाइज़र के यूज़ से जो क्रॉप, जो सॉइल है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है ना, तो वो बेकार हो जाती है, तो आपको और फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है. पंजाब हरियाणा के साथ यही है. सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी देता था एक टाइम पे पंजाब हरियाणा, लेकिन उन्होंने फर्टिलाइज़र का इतना यूज़ किया है कि सॉइल ख़राब हो गई है वहाँ की, ठीक है ना. तो लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है, लैंड का यूज़ बेकार हो जाता है. आगे देखेंगे हम, तो ये दोबारा से कॉन्टिनेंट दिखाए गए हैं. टाइप ऑफ सॉइल है, बेस्ट सॉइल आर फाउंड इन द रिवर्स वैली. रिवर्स वैली का मतलब क्या है? वैली मतलब होती है घाटी, माउंटेन वैली भी होती है, रिवर्स वैली भी होती है. रिवर्स जहाँ से निकलती है उनके अगल बगल का जो ऊंचा नीचा एरिया होता है, ठीक है ना, उसको वैली कहते हैं. अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना थोड़ा सा. रिवर जहाँ से निकली है उसके बिल्कुल जस्ट अगल बगल में आप जो देखते हैं वो रिवर वैली होती है, लेकिन वो उतनी फर्टाइल नहीं होती जितना उससे दूर की ज़मीन होती है. क्योंकि वाटर क्या है, वाटर को लैंड ऑब्जर्व करती है, सॉइल ऑब्जर्व करती है, और जब ऑब्जर्व करेगी तो खिसकेगा पानी, समझे ना,
खिसकेगा, खिसकेगा पानी तो दूर तक पहुंच जाएगा। और जबकि क्या होगा, जहां आसपास का है वाटर का फ्लो आ गया, मान लीजिए फर्टाइल लैंड है, अब वाटर का फ्लो तेज आ गया तो वो फर्टाइल सॉइल को भी लेके चला जाएगा, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, है ना। द वैली ऑफ रिवर नील इन इजिप्ट, Zhejiang in China, Ganga in India, is the Mississippi in USA have rich soil. In temperate grassland soil are dark and rich in humus. These fertile soil are called चरनोजिम इन द प्रेरीज ऑफ यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा में जो फर्टाइल सॉइल होती है उसको चरनोजिम कहा जाता है। सॉइल ऑफ सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड मतलब जहाँ पे ठीक ठाक फर्टिलाइजेशन है, बहुत अच्छा फर्टिलाइजेशन नहीं है, और एरिड का मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी फर्टिलाइजेशन सॉइल में नहीं है। रिच इन मिनरल्स एंड हम्स आर कॉल्ड पेडोकॉल्स। डेजर्ट सॉइल हैव सफिशिएंट मिनरल्स sorry, but lack of water. Soil in humid climate are acidic. जहाँ पे हम्स होती है वहाँ पे सॉइल एसिडिक हो जाती है। एसिड और बेस आपने पढ़े ही हैं, लिटमस के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपना कलर देते हैं। बट हैव लेस हम्स स्पेशली अंडर कोल्ड कंडीशन एज इन कन्फीरियस फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड पेडाफल्स। सॉइल्स ये आपका ज़रूरी नहीं है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जितना सीखना है। जो भी आपकी ज्योग्राफी है वो 9th में बहुत अच्छे से ज्योग्राफी समझाई जाती है, एक एक चीज़ है, सॉइल है, लैंड है, वाटर है, हिमालयाज है, माउंटेन है, रिवर्स है, हर एक चीज़ है। रिसोर्सेज आपके 10th में है, ठीक है ना। तो सॉइल को बस इतना समझ लो, सॉइल का टाइप आपको पता ही है कि एलुवियल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, लेटराइट होती है, माउंटेन सॉइल होती है, डेजर्ट सॉइल होती है। तो 6 मेजर टाइप की हमारे यहाँ सॉइल होती हैं। कौन कौन सी? एलुवियल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल होती है, माउंटेन सॉइल होती है, डेजर्ट सॉइल होती है। अब आपको पता करना है कि यूपी ईस्ट में कौन सी सॉइल होती है, तो ये आप गूगल सर्च कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। Depletion of soil fertility. Soil can become unproductive by erosion, overuse and mismanagement in agriculture method. So हमने बता दिया आपको, overuse जैसे पंजाब की ज़मीन को किया, erosion जैसे रिवर्स के अगल बगल की हो जाती है, mismanagement जैसे बहुत सालों तक हम उसको यूज़ ही ना करें फिर यूज़ करें, तो ये mismanagement है। या फिर लगातार क्रॉप करते जाएं, तो अपने यहाँ लोग क्या करते हैं, 3-4 महीने को ज़मीन को फ्री छोड़ देते हैं, जिससे वो दोबारा अपनी क्वालिटी को, अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन कर लेती है। द रिमूवल ऑफ द टॉप ऑफ द सॉइल ऑन अ लार्ज स्केल बाय रिवर वाटर, विंड एंड हमन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ये आपको पता ही है। द डिग्री ऑफ सॉइल इरोजन डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, सॉइल कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर, texture of soil, climatical condition, slope of the land, and cultivation method. This is further accelerated by human activity like overuse and excess use of chemical fertilizer, which can change the composition of soil. Overuse would exhaust soil over time unless their fertility is replenished by balance use of fertilizer and manure. Erosion by wind and running water etc all also affected soil fertility. Soil is also डिप्लीटेड एट मैनी प्लेसेस। अब ये देखिए, ये टेबल देखिए कहाँ पे कौन सी है। एलुवियल सॉइल क्या है? डिपोजिशन ऑफ सैंड और सिल्ट है। ब्लैक सॉइल वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक्स। रेड सॉइल वेदरिंग ऑफ इग्निशियस रॉक। लेटराइट लीचिंग प्रोसेस दैट रिमूव हम्स। माउंटेन में डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डेजर्ट में डिपोजिशन ऑफ सैंड एरिड रीजन। रेड में क्या है? हाई आयरन कंटेन होता है, कैन नॉट होल्ड मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती। लेटेराइट नॉट फर्टाइल, ऑर्गेनिक पार्ट इज रिमूव। लेटेराइट के ऑर्गेनिक पार्ट रिमूव हो जाते हैं तो फर्टिलाइट नहीं हो पाती है। माउंटेन्स की क्या है? फर्टाइल होती है, रिच इन हम्स होती है, इसीलिए माउंटेन्स जो बहुत ऊंचे नहीं होते हैं वहाँ पे क्या होती है, ठीक है, टेरेस फार्मिंग की जाती है, क्योंकि वो फर्टाइल होती है, वहाँ हम्स भी अच्छी होती है। रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है। अब देखो इसमें मॉइस्चर ही नहीं है, जब मॉइस्चर नहीं है तो ये क्या प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो ऑयल शीड और मिल्ट्स, ऑयल शीड बनाए जाते हैं, वो प्रोडक्ट किए जाते हैं वहाँ पे, जैसे सरसों हो गया, ठीक, आपकी मूंगफली हो गई, पीनट्स हो गए, ये सारे। लेटराइट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो जो हमने आपको बताया था ना कि पंजाब से हिमाचल, हिमाचल से उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा पार्ट उत्तराखंड का, बिहार का, झारखंड का, फिर असम का, फिर मेघालय का, ये पूरा पार्ट क्या है? लेटेराइट सॉइल है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स ये हम आपको बता देंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे पास्चर और सब्स के लिए ये ठीक ठाक होती है। यहाँ पे भी जो अपनी, अब देखना
यहाँ लिखा हुआ है नॉट फर्टाइल, और हमने आपसे कहा कि फर्टाइल है। तो फर्टाइल क्यों है ये लेटेराइट? उसका रीज़न है क्योंकि हमारे यहाँ से रिवर्स निकली हैं, रिवर्स अपने सेडिमेंट छोड़ जाती हैं, ठीक है ना। और रिवर्स के किनारे जो शहर बसे होते हैं उनको रिवर बेसिन कहा जाता है। बहुत बड़ा एरिया होता है, ऐसा नहीं कि जहाँ से रिवर निकली उसके 2-4 किलोमीटर आपने देख लिया तो बस सर रिवर बेसिन हो गया, नहीं। जैसे यमुना जी हैं तो दिल्ली के किनारे से निकली हैं तो पूरा दिल्ली रिवर बेसिन है, ठीक है। अपने यहाँ उरई में अगर अपन देखें तो अपन में उरई में लगभग बेतवा रिवर निकलती है थोड़ा आसपास से, लेकिन उरई भी बेसिन कहा जाएगा, बेतवा का बेसिन कहा जाएगा। तो ये रिवर्स जो है इनके जो फेडिमेंटेशन है, ठीक है, वो क्या है, वो हमें फर्टिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो उस वजह से हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल अच्छी खासी है। माउंटेन की फर्टाइल और रिच होती है, वहाँ फ्रूट, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस ये सब होते हैं। राजस्थान में बाजरा और ज्वार होता है, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख की, ठीक है ना। तो डिफॉरेस्टेशन, ओवर गेजिंग, ओवर फिल्ट्राइजेशन से और ओवर यूज से क्या हो रहा है, लैंड को नुकसान हो रहा है। ओवर 9 मिलियन हेक्टर ऑफ द एलुवियल सॉइल एंड 7 मिलियन हेक्टर ऑफ ब्लैक सॉइल इन इंडिया आर सेलिंग एंड एक्लाइन एज द रिजल्ट ऑफ वाटर लॉगिंग एंड एक्सेसिव एग्रीगेशन। सॉइल कंजर्वेशन तो आपको पता है, सॉइल को बचाना सॉइल कंजर्वेशन है। ये देखो वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल लिखा है उसके बगल से जो पीली पीली लाइन है, तो यहाँ पूरे रेंज में किनारे किनारे पे माउंटेन्स हैं, तो इसको वेस्ट ईस्टर्न घाट कहा जाता है। और अरेबियन सी के जैसे ही आप ये गुजरात को ख़त्म करते हैं, गुजरात ही ख़त्म करने के बाद यहाँ पे माउंटेन रेंज है, तो इस माउंटेन रेंज को कहा जाता है वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। यहाँ पे महाबलेश्वर की चोटी है, महाबलेश्वर पीक है, ठीक है ना। ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, नीचे अगर तमिलनाडु साइड में आ जाओ तो नीलगिरी हिल्स है, यहीं पे अन्नामलाई है, ठीक। नीलगिरी हिल्स पे डाडो बेटा माउंटेन है, ठीक। और अगर हम ईस्टर्न की बात करें तो ईस्ट पे क्या है, ईस्ट पे महेंद्र, आपने बाहुबली देखी होगी तो महेंद्र बाहुबली थे, तो यहाँ पे महेंद्रगिरी नाम के माउंटेन्स हैं। अन्नामलाई है, नल्ला मलाई है, पंचमलाई है, पेलीकोंडा और वेलीकोंडा नाम के माउंटेन्स हैं। तो ये सारे माउंटेन्स ईस्टर्न घाट पे हैं। और एक बार फिर हम आपको वेस्टर्न घाट बता दे रहे हैं, जहाँ अरेबियन सी है वो हमारा वेस्टर्न है, बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्टर्न है। अरेबियन सी पे महाबलेश्वर है, कलसूबाई है, ठीक है, ब्रह्मगिरी है। और तमिलनाडु पे आ जाओ जहाँ ये बीच में वाइट पॉइंट रखा है, तो यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन्स रेंज है, यहाँ की हाईएस्ट पीक है डाडो बेटा। और नीचे थोड़ा सा आ जाओ कन्याकुमारी साइड पे, ठीक है, तो जिसको कार्डोमोम हिल्स कहते हैं, तो हम्म, वहाँ पे एक हिल्स है वो अन्नामलाई हिल्स, वो हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। तो सॉइल कंजर्वेशन, soil is precious resource and an important part of the ecosystem. You have If you have soil you have life. Imagine a world without no soil. Besides supporting food and fiber and the wildlife habitation, soil affected atmosphere and the world climate. It takes nearly 500 years to form soil 1 centimeter thick. समझ रहे हैं आप? 500 ईयर्स लगते हैं एक लेयर 1 सेंटीमीटर की बनने में, और हम कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो एक टाइम आएगा जब ये पूरी लैंड, पूरी सॉइल डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, और क्या होगा, रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। Soil conservation is the prevention of the wasteful use of soil to conserve resources for the future. There are several ways in which the soil degradation can be controlled. तो ये पैटर्न दिए गए हैं कैसे कैसे हम सॉइल को बचा सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कंट्रोल सॉइल का कंजर्वेशन अगर हमें करना है तो ग्राउंड कवर वेजिटेशन कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, कंट्रोल ओवर गेजिंग कर सकते हैं, जानवरों को ना चरने दें बहुत ज़्यादा, कंट्रोल बैरियर्स कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, कभी कभी फसलें चेंज करते रहते हैं तो अपने यहाँ के लोग करते रहते हैं, काउंटर प्लॉगिंग होता है, टेरेस फार्मिंग होता है, कंस्ट्रक्शन डैम होता है, डैम कंस्ट्रक्ट सकते हैं, हम वाटर को रोक लेते हैं, जहाँ पे वाटर का फ्लो नहीं है वहाँ तक नहरों से पानी पहुँचाते हैं, तो वहाँ की ज़मीनें भी फर्टाइल हो जाती हैं और काम में आ जाती हैं। तो ये सारा ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, काउंटर बैरियर्स हम आपको बता देते हैं। दिस मैटर्स मेनली यूज इन द हिली एरियाज, ग्रास स्टोन सॉइल बैग्स आर यूज टू बिल्ड काउंटर बैरियर्स। जहाँ से पानी आता है उसके लिए बोल्डर्स लगा लगा के अलग से फ्लो बना देते हैं, तो वो कंट्रोल बैरियर्स हो जाता है, वहाँ से जो भी चीज़ें ऊपर से गिर रही हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। ओवर गेजिंग मतलब वही है कि जो जानवर खा जाते हैं तो उनको उनसे बचानी है ज़मीन को,
ठीक है ना। रोटेशन ऑफ क्रॉप आपको पता ही है कि एक साल में अपने यहाँ के अलग अलग फसलें करते हैं, मटर भी कर लेता है आदमी, प्याज भी कर लेता है, गेहूं भी कर लेता है, तो इसको कहते हैं हमारा रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। टेरेस फार्मिंग आपको पता ही है, जो हमने जब आपको वो बताया था हिस्ट्री में, वो क्या बताया था हिस्ट्री में हमने आपको, हाँ इंडिगो रिवॉल्ट वाले बताए थे, तो हमने आपको टेरेस फार्मिंग बताया था। ठीक है ना। व्हाट वी कैन डू, ये सारा आप पढ़ सकते हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये सारा आप खुद पढ़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्या है चैप्टर में, आगे वाटर रिसोर्सेज है। तो वाटर रिसोर्सेज आपको पता ही है, ठीक है ना। वाटर इज बेस्ड टू लाइफ, वाटर से ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो कुछ है ही नहीं। वाटर, एयर, लैंड, ये तीन बेसिक हैं, इनके बिना लाइफ हो नहीं सकती। फ्रेश वाटर चाहिए हमको, हम सी वाटर तो पी नहीं सकते। जितना 70% वाटर है, उसका 30% वाटर भी पीने लायक नहीं है। ठीक है। तो वाटर की नीड बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, समझे। वाटर की नीड पूरी नहीं होगी तो इंसान बिना वाटर के रह जाएगा। बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे क्या है, मतलब जो फ्रेश वाटर है वो नहीं है। फ्रेश वाटर की दो लेक्स है, एक चिल्का है, एक वेम्बनाड लेक है। दोनों, जो चिल्का लेक है वो आपके इंडिया के ईस्ट ईस्ट कोस्ट पे, जो अभी मैंने कोस्ट बनाए थे, और वेम्बनाड जो कोस्ट है वो कर्नाटका में है। ठीक है ना, वेस्टर्न कोस्ट पे। तो दोनों दो ये लेक्स है आपकी फ्रेश वाटर की लेक्स। ठीक है ना। अगर कश्मीर में जाएंगे तो आपको पता है, वो शेषनाग लेक है। ठीक है ना। एक यूपी में भी लेक है पीलीभीत के आसपास। बहुत सारी लेक्स हैं, लेक्स ही से ही रिवर्स का ओरिजिन होता है। गंगोत्री ग्लेशियर में लेक्स है। मानसरोवर तिब्बत में है, जहाँ से इंडस और सतलज निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो लेक्स हैं, उन कुछ फ्रेश वाटर की लेक होती हैं, कुछ सॉल्टेड वाटर की लेक्स होती हैं। जैसे वेम्बनाड है, वो सॉल्टेड वाटर लेक है। ठीक है ना। फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। यू नो दैट 97.5% ऑफ वाटर ऑन द surface of the earth is salt water and not fit for human use. Most of the little fresh water we have frozen as ice sheet as mountain and glacier. Lakes, pond, river and the stream are the sources of fresh water. Wetlands such as swamp एंड मार्शी आल्सो हैव फ्रेश वाटर। मार्श एरिया तो आप जानते ही है, जहाँ पे थोड़ा सा मतलब वैसा होता है कीचड़ टाइप का, उसको मार्शी कहते हैं। जहाँ पे मैंग्रोव्स फॉरेस्ट उगते हैं वो मार्शी एरिया होता है। वाट इज नॉन इवन डिस्ट्रीब्यूटेड और नीदर कैन बी एडेड or subtracted, but it remain constant motion, which you have already read about in water cycle. The water from ocean evaporates into air, then it falls as rain on land. The amount of rainfall received in different parts of the world varies considerable. Some places receive heavy rainfall while others hardly get any. This is the reason why water supply also vary across the world. अब ये समझ लो, जैसे इंडिया है तो इंडिया में मानसून अगर नीचे से स्टार्ट करें हम कन्याकुमारी से तो 1 जून को आ जाता है, लेकिन यूपी में आते आते 20 से 25 जून हो जाता है। इसीलिए 20 से 25 जून के बाद बारिश होती है। मानसून जब हम आपको पढ़ाएंगे तब ये पूरा समझाएंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि मानसून हमारे यहाँ 20-25 जून तक आता है। ठीक है ना। अब जो आपने इवापोरेशन पढ़ा है तो आपको पता है कि पानी गर्म होता है, इकट्ठा होता है, ठंडा होता है और बरस जाता है। तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है हमारे यहाँ मनसीराम में। और घाट्स पे अगर बात करें तो हमारे ईस्टर्न घाट पे होती है, कारोमंडल कोस्ट पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है ना। और राजस्थान तक बारिश नहीं पहुंचा पाती क्योंकि अरावली हिल्स है, उनको पार नहीं कर पाते मानसून, तो वहाँ बारिश नहीं होती, तो वहाँ डेजर्ट है। ठीक है ना। अरावली हिल वर्ल्ड के सबसे पुराने हिल्स में है, याद रखना है ये आपको हमेशा, समझे। और जो हमारा हिमालय है वो न्यू माउंटेन रेंज है, फोल्डेड माउंटेन रेंज है, न्यू माउंटेन रेंज है। इसीलिए अभी भी उसकी हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। अभी लेटेस्ट इंक्रीमेंट हुआ है जो इंडिया ने मेज़र किया था 1954 में हिमालय को। ठीक, उसके बाद से अभी मेज़र किया गया है पिछले महीने, तो वो 0.86 सेंटीमीटर का राइज हुआ है हिमालय की हाइट में। ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ वाटर, इंक्रीजिंग इट्स पॉपुलेशन इन एनी एरिया रिजल्ट इज वाटर सेक्रेटरी ड्यू टू द ग्रेट डिमांड ड्राइंग अप फॉर वाटर रिसोर्सेज और पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज आल्सो लीड टू सेक्रेसिटी. Water storage is a recurring problem in the most part of Africa.
West Asia and the large parts of South Asia, Western USA, Northwest Mexico, part of South America and the nearly all of Australia. In 1990-28, country with a population totaling 335 million experienced water secretary, पानी की कमी समझते हैं इसको. By 2025-50, countries including India, Peru, Chile, Korea, Nigeria, Poland will enter into the category of water secretary countries affecting over 3 billion people वर्ल्ड वाइड. देखो सोचो, अपने यहाँ इतनी रिवर्स हैं फिर भी पानी की कमी है. पानी की कमी क्यों है? क्योंकि जितना पानी पहले था उतना पानी अब नहीं है. ग्लेशियर पिघलते हैं तो ठीक है, रिवर्स का फ्लो बढ़ जाता है. लेकिन रिवर्स का फ्लो बढ़ जाता है तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी तो होगी, सॉरी, लैंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पानी की, क्योंकि हम लैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ठीक फार्मिंग में. तो वो ऑब्जर्व कर लेती है. जो लेटराइट सॉइल है वो अच्छी ऑब्जर्वर है, इसीलिए हमारे यहाँ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होता. 70-80 फुट में पानी आ जाता है. लेकिन एक टाइम था जब 20 से 30 फुट में ही पानी आ जाता था, और अब धीमे धीमे कम आ जाएगा तो अपनी कंडीशन भी हो जाएगी कि 200 फुट तक आएगा. झांसी में एक टाइम था जब 120-140 फुट में आ जाता था, अब 300-300 फुट में पानी नहीं आता. तो पिछले 20 ही 25 साल से इतना हमने कंडीशन बुरी देख ली है रिसोर्सेज के साथ. तो हमको अभी भी समझ में नहीं आता है. हम कितना भी इन्वायरमेंट पढ़ लें, कितना भी ज्योग्राफी पढ़ लें, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं. यूज़ अपना उसी तरह गंदे तरीके से करते हैं. पन्नी कहीं भी फेंक देना, कहीं पे भी गंदगी फैलाना, ठीक है ना. तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी आने वाली जो जनरेशन होगी, ठीक है ना, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बुरा करेगी. उसके लिए हमेशा बुरा होगा. जैसे एक टाइम था जब लोगों की एज अच्छी होती थी, लोग हेल्दी होते थे क्योंकि उन्हें नेचुरल चीज़ें मिलती थी. आज नेचुरल मिल ही नहीं है, घी भी नहीं मिल रहा, सब्जियां नहीं मिल रही. तो क्या है, आप आर्टिफिशियल खा रहे हो तो बॉडी की ग्रोथ ही नहीं होगी, ब्रेन भी डेवलप नहीं होगा. ठीक है ना. बच्चे बीमार हो जाते हैं, चश्मा चढ़ जाता है छोटी सी एज में. क्यों चढ़ जाता है? इसीलिए तो चढ़ जाता है क्योंकि रिसोर्सेज का आप उनको रिसोर्सेज को बचाते नहीं है. फिर आप आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं होती हैं. सीधी सी बात है. द मेन रीज़न ऑफ वाटर सेक्रेटरी एज फॉलोइंग. पानी की कमी के जो मेन रीज़न है वो ये हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज यूनिकल at different places and the different points of time. It is also not spread evenly over the year. There are floods in the monsoon season and drought in summer. Most of rainwater is lost as its quick flow to the sea and ocean. ये भी समझ में आ गया होगा. ग्लोबल वार्मिंग, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न. ग्लोबल वार्मिंग किसी दिन सेपरेट पढ़ाएंगे बिल्कुल अलग से, ठीक है. पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो पानी पूरा अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, तो वो वैसे ही आपके यूज़ में नहीं रहेगा क्योंकि से वाटर हो जाएगी, सैलिनिटी बढ़ जाएगी. सैलिनिटी का मतलब है एलिमेंट्री ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट के एलिमेंट बढ़ जाते हैं तो सैलिमेंट, उसको सैलिनिटी कहा जाता है वाटर की, ठीक है ना. अब बारिश भी फिक्स नहीं है कि हमेशा इतनी ही होनी है, क्योंकि वो भी तो नेचुरल रिसोर्स है. जब आप एक नेचुरल रिसोर्स को मिसयूज़ करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरे रिसोर्स पे पड़ेगा. कभी ज़्यादा बारिश, कभी कम बारिश, ठीक है ना. तो कभी इंसान खेती के लिए बैठा रहता है और कभी खेतों में पानी भरा रहता है, तो वहाँ से लैग पड़ जाता है इंडिया को, प्रॉब्लम आ जाती है हमारे साथ. आगे अब देखेंगे आगे क्या है. Transporting water over long distance is not feasible, so many areas face scarcity of water. Increasing in population accelerated in the demand of water. Population का increase होना. Pumping water has resulted in falling water table. The use of chemical fertilizer. जितना chemical fertilizer खेती में यूज़ होगा उस chemical fertilizer को उतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, और वो पानी को बहुत ज़्यादा ऊपर ले खींचेगा लगा तो नीचे का पानी कम हो जाएगा तो वाटर का लेवल चला जाएगा. द यूज़ ऑफ द अवेलेबल वाटर कैन नॉट बी यूज बिकॉज मैनी लेक्स एंड रिवर्स हैव बीन पॉल्यूटेड विद केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. जैसे सौंड रेखा रिवर है, एक टाइम था जो सौंड रेखा रिवर्स में मगरमच्छ अगरमच्छ सब रहा करते थे. आज के टाइम पे एक भी वाइल्ड एनिमल सौंड रेखा पर नहीं मिलता. एटलीस्ट फिशेस भी नहीं मिलती. क्यों नहीं मिलती? क्योंकि झारखंड की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उन सब का वेस्ट सौंड रेखा में गिरता है और सौंड रेखा टोटली पॉल्यूटेड हो गई है. वहाँ पे एक भी एनिमल नहीं मिलता. इंडियन डॉल्फिन है, इंडियन डॉल्फिन भी कम होती चली जा रही है. तो रिवर्स और लेक्स को हम क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र उसमें डाल रहे हैं, ठीक है, वेस्टेज डाल रहे हैं तो वो पॉल्यूटेड हो रही है. मोस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन diverted for irrigation and the most are dry. The Ganga in India, Hongwo in China, Amu Darya in Central Asia, Nile in Egypt, Colorado in USA have been drained in the numerous irrigation canals.
ठीक है। जैसे राजस्थान में पानी नहीं है, तो राजस्थान में केवल एक रिवर है लूनी, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है। तो सतलज जो रिवर है उसका पानी क्या किया जाता है, ठीक है, ड्रेन किया जाता है कैनल्स के थ्रू, वहाँ पे पहुँचाया जाता है। आपने नाम भी सुना होगा, इंदिरा गांधी कैनल। मैनी टैंक्स एंड पॉइंट विच वर in use some decades ago in storing rainwater and recharging the groundwater have dried up because of overuse। बहुत सारे टैंक्स पॉन्ड भी सूख गए हैं। आज है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये आप खुद पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, और पढ़ने से ज़्यादा है आप सीखें इन चीज़ों को कि नेचर के साथ आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारा आप पढ़ेंगे। ओवरऑल हमने आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन आंसर आपको हम इस भेज देंगे, ठीक है ना। और ज्योग्राफी को हम थोड़ा रैपिड ही पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है, हमको सिलेबस ख़त्म करना है, तो रैपिड स्पीड से हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे।